नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में आपके लिए हर रोज़ अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं, उस पर पूरी जानकारी आपको देते हैं हमारे विशेषज्ञ। तो चलिए सबसे पहले हमारे आज के कार्यक्रम के जो विषय हैं उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में और बात होगी बकरियों के प्रजनन एवं प्रबंधन की। विषय आपने जान लिए हैं। इसके साथ ही अगर आप इन विषय से संबंधित कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भूषण त्यागी जी। आप उपायुक्त हैं मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय भारत सरकार में। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनोज सिंह जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में। डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो जैसे कि हमने आपको बताया, हमारे जो विषय हैं, सबसे पहले जब बात हम करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, हमने देखा हमारे देश में किस तरीके से पहल की गई, जो खासतौर से हमारी देसी नस्लें हैं उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए। और उसी कड़ी में आज हम कह सकते हैं काफ़ी आगे हम इस दिशा में पहुंच चुके हैं। लेकिन जब शुरुआत की गई थी तब स्थिति कुछ और थी। इस बारे में यहाँ डॉक्टर भूषण आपसे मैं समझना चाहूँगा, जब हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करते हैं, कैसा मिशन जिसकी आवश्यकता शायद पशुपालन क्षेत्र में लगातार चल रही थी, स्थिति पहले कुछ और थी देसी नस्लों को लेकर, आज के समय में कितनी सफलता आपको लगती है इस मिशन की? यह मिशन काफ़ी सफल रहा है मुकुल जी। और मिशन की सफलता इस बात से भी पता लगती है कि किसानों में इसके प्रति काफ़ी जागरूकता बढ़ी है जी। वो देशी नस्लों को रखना चाहते हैं, उनका संवर्धन करना चाहते हैं और दूध उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं जी। इसके पहले हमारे जो कार्यक्रम थे वो केंद्रित थे विदेशी नस्लों के ऊपर। विदेशी नस्लों का प्रचार करना, उनके दूध में बढ़ोतरी करना। इस कार्यक्रम के तहत आपने देखा होगा कि देशी नस्लों पर हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। देशी नस्लों के सीमन की उपलब्धता बढ़ी है। उनकी जो कृत्रिम गर्भाधान है, जो पहले विदेशी नस्लों के द्वारा ही होता था, हमारे देश में अब देशी नस्लों के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान होने लगा है। हमारे जो सीमन स्टेशन है जिन पर हम सीमन के उत्पादन करते हैं, उन पर हमारे देशी नस्लों के बुलों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। पहले कभी 100-200 बुल हुआ करते थे, आज वो 1000 के ऊपर हमारे देशी नस्लों के बुल उपलब्ध हैं। पहले एक डर सा था कि देसी नस्लें जो हैं पूरी तरीके से खत्म ना हो जाएं, लेकिन उन्हीं के संवर्धन संरक्षण के लिए हम मान सकते हैं जो मिशन की शुरुआत की गई, आज उसकी सफलता जाहिर तौर पर हम सबको दिखती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे देश में 43 नस्लें हैं गायों की और करीब 17 नस्लें हैं भैंसों की। तो इन सभी नस्लों का संरक्षण संवर्धन इस मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसका विस्तार से आप शायद मुझसे जानकारी भी चाहेंगे, किसानों को हम बताना भी चाहेंगे कि क्या क्या हमने इसके अंदर में क्या क्या एक्टिविटीज ली है, क्या क्या कार्यक्रम है इसके अंदर में। और भी हमारा एक नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है और किसानों को मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें बढ़ चढ़कर उन्हें हिस्सा भी लेना चाहिए। और हमारा एक, जैसे आप बार बार पूछते हैं, किसानों से जानकारी भी चाहते हैं कि किसान भी जानना चाहते हैं कि उनके पशुओं को अब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक पशु आधार दे रहे हैं, 12 डिजिट का नंबर, जैसा जो आधार हम मनुष्यों के पास है, हम लोगों के पास है, उसी तरह का आधार हम पशुओं को भी दे रहे हैं। चलिए विस्तार से सारी जानकारी आपसे हम लेंगे, लेकिन बिल्कुल मुकुल जी, पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। अधिक उत्पादन की चाह में पशुपालन में क्रांतिकारी परिवर्तन आना लाजमी है और इसी चाह से भारत में विदेशी नस्लों को बढ़ावा दिया। बढ़ती विदेशी नस्लों की मांग ने देशी नस्लों पर संकट खड़ा कर दिया और तब जरूरत पड़ी देशी नस्लों के संरक्षण की। और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की, जिसका सीधा उद्देश्य दुधारू पशुओं की देशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। साथ ही इस योजना से दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा मिले। इसके अलावा पशुओं में होने वाली बीमारियों पर अंकुश भी लगाया जा सके। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है और इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत नस्ल सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस योजना में गिर, साहिवाल, राठी, देओनी,
थारपारकर, रेड सिंधी जैसी उच्च कोटि की नस्लों का उपयोग करके नॉन डिस्क्रिप्टिव गौ पशुओं का उन्नयन करना है और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की व्यवस्था करना। पशुपालक किसानों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए इस मिशन के तहत ग्राम स्तर पर पशु केंद्र खोले गए हैं, जिनमें पशुओं के पोषण संबंधी जानकारी भी मुहैया कराई जा रही है। इन तमाम प्रयासों की मदद से देशी नस्लों का संरक्षण और विकास संभव हो सका है। तो जाना आपने इस रिपोर्ट के ज़रिए किस उद्देश्य के तहत इस मिशन को शुरू किया गया, और वाकई आज के समय की अगर बात की जाए तो काफ़ी सफलता इस मिशन में हमें ज़ाहिर तौर पर दिखने भी लगी है। साथ ही आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं बकरी पालन को लेकर भी, इनके प्रजनन और प्रबंधन की जब बात की जाती है इस बारे में डॉक्टर मनोज आपसे भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले प्रबंधन की अगर बात की जाए, अभी जिस तरीके से मौसम चल रहा है, लगातार बारिश भी हो रही हैं, क्या आवश्यकताएँ रहती हैं, किस तरह का प्रबंधन हमारे जो बकरी पालक हैं उनको अपनाना चाहिए? देखिए मुकुल जी, आजकल चूंकि बरसात का मौसम है और इस मौसम में जो नवजात या जो छोटे बच्चे हैं उनके देख रेख को लेके ज्यादा ध्यान रखना होता है जी। तो पहली बात तो यह है, जो हमारा बकरी के जो आवास है, चाहे वो किसी आयु वर्ग के हों, विशेष रूप से जो छोटे बच्चे हैं, वहां पे किसी भी तरह की नमी न होने पाए और बरसात की बूंदें न आने पाए। जैसे कई बार बरसात के जो बौछार वगैरह है वो आती है। दूसरी बात, वहां पे सफाई की समुचित ध्यान रखें। वहां पे जो अगर बूंदें आ भी जाती हैं या पशुओं की जो मैंगनी है या जो मूत्र है, तो वहां पे उसका भराव नहीं होना चाहिए जी। और तीसरा यह है, वहां पे हर 4 से 6 दिन के बाद जो हल्का सा जो चूना है उसका छिड़काव कर दें, क्योंकि इस समय जो कृमि हैं, जो पैरासाइट्स हैं, उनका प्रकोप ज्यादा रहता है। साथ ही साथ पशुओं के लिए अच्छी खुराक की भी व्यवस्था रखें और उनको हरा चारा बहुत ज्यादा मात्रा में न दें, क्योंकि इस समय किसान भाई जो है पशुओं को, बहुत बकरियों को खासतौर से जी अधिक मात्रा में हरा चारा देते हैं, जिससे उनको दस्त हो जाता है। तमाम सावधानी है डॉक्टर मनोज, जो अभी जिनका ख्याल हमारे किसान भाइयों को रखना होगा, और विस्तार से आपसे सारी जानकारी हम लेंगे, लेकिन आइए एक नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। खेती के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। पशुपालन में सबसे ज्यादा प्रचलित है गौपालन और बकरी पालन, लेकिन बेहतर लाभ लेने के लिए पशुपालकों को कई बातों का ध्यान रखना होता है, जिससे पशुधन भी बढ़ता रहे और मुनाफा भी। इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने की स्थिति में आ जाती है और 6 से 7 माह में प्रजनन करने लगती है। प्रायः एक बकरी एक बार में 3 से 4 बच्चों का प्रजनन करती है और 1 साल में 2 बार प्रजनन करने की इनकी संख्या में वृद्धि होती है। इस दौरान पशुपालकों को ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। गाभिन बकरियों के खान पान का विशेष ध्यान रखें। अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा ना रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें। साथ ही टिंचर, आयोडीन या वोकाजिन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। तो जाना आपने बकरियों के प्रजनन और प्रबंधन के बारे में भी, साथ ही हम बात कर रहे हैं लगातार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के। यहाँ डॉक्टर भूषण, जैसे आपने हमें बताया कि किस तरीके से अलग अलग नस्लें हमारे पास हैं, 30 से ज़्यादा नस्लें, अगर देसी गायों की हम बात करते हैं, हम गिर की बात करें, साहिवाल की हम बात करें, अमूमन
जो किसान हैं, पशुपालक हैं, नस्लों को जानते ही हैं, लेकिन इनकी उपलब्धता जो है वो एक बड़ी चुनौती थी शायद मिशन के शुरू होने से पहले। आज के समय में क्या स्थिति है? उपलब्धता, जैसा आप किसान भाई हमेशा चाहते हैं कि उन्हें ये नस्लें कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, तो इसकी जानकारी के लिए हमारे पास में सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन यूनिट्स हैं। 4 जगह पर ये देश में कार्य कर रही हैं। जैसे कि एक हमारे अजमेर में एक सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन यूनिट है, एक रोहतक में हर्ड रजिस्ट्रेशन यूनिट है, एक अंगोल आंध्र प्रदेश में रजिस्ट्रेशन यूनिट है, और एक हमारी गुजरात अहमदाबाद में रजिस्ट्रेशन यूनिट है। इन यूनिटों के टेलीफोन नंबर हमारी वेबसाइट पे दिए गए हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं कि कौन कौन सी नस्लें यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे गिर नस्ल है वो गुजरात से आती है, तो अहमदाबाद में आप फ़ोन करके हमारे जो वहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनको फ़ोन करके पता लगा सकते हैं कि ये नस्ल उनको उपलब्ध होगी कि नहीं होगी। साथ ही साथ ई पशु हाट पोर्टल की भी स्थापना इस मिशन के अंतर्गत की गई है, जिसमें भी सारी नस्लों के बारे में सूचना दी गई है, कौन कौन सी नस्ल किस किस किसान के पास में उपलब्ध है, उस नस्ल की उत्पादकता कितनी है, उसकी लगभग कीमत क्या होगी, उसको कैसे खरीदा जा सकता है, उस किसान से कैसे संपर्क किया जा सकता है, इसकी सारी जानकारी हमारे ई पशु हाट पोर्टल पर दी गई है। साथ ही साथ ई पशु हाट पोर्टल पर यह भी बताया गया है कि कौन कौन से नस्ल के सीमन, देशी नस्लों के सीमन हमारे सीमन स्टेशनों पर उपलब्ध है, उन बुल की उत्पादकता कितनी है और किस तरह का बुल, उसके बच्चे किस तरह के होंगे उस बुल के, वो भी हमारे ई पशु हाट पोर्टल पर दिया गया है। यानी सारी जानकारी हमें मिल सकती है। जी बिल्कुल, ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण के इस पोर्टल पर सारी जानकारी आपको मिलेगी। और फिलहाल के समय में जर्नी अगर हम बात करते हैं, कोरोना महामारी की वजह से जो एक समस्या सबके साथ रही, तो ऐसे में काफ़ी सरल हम इसको मान सकते हैं कि पोर्टल पर ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और वहाँ से अगर आप चाहते हैं इसकी खरीद करना तो वो भी अब संभव है, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता इसके लिए नहीं होगी। फिलहाल जब हम यहाँ बात कर रहे हैं बकरी पालन को लेकर भी, डॉक्टर मनोज, इस बारे में आपसे कुछ और जानकारी हम लेना चाहेंगे। जैसा शुरुआत में आपने बताया कि जो प्रबंधन है उसमें हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, प्रजनन की जब बात कही जाती है, क्या कुछ समस्याएं जो बकरियां हैं या इस दौरान आती हैं जो किसान हमारे बकरी पालन करते हैं? तो देखिए, ये जो बकरियों का जो प्रजनन है उसमें किसान भाइयों को 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले तो क्या है कि प्रकृति ने भी ऐसी व्यवस्था की है कि ज्यादातर जो बकरियां हैं वो गर्मी में, जैसे कि अप्रैल, मई और जून और ये अक्टूबर, नवंबर, इनमें ही जो अपने गर्मी के लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं। तो किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि इन्हीं माहों में वो उनको गर्भाधान कराएं। जी मनोज जी, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। महेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका महेश जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी महेश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। गुजारिश करना चाहेंगे अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। हेलो जी नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बकरे पाल रखे हैं तो वो कुपोषित हैं जी, तो उनके लिए क्या करें? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर मनोज, एक सवाल आया है जयपुर राजस्थान से महेश जी का कि जो इनके यहाँ बकरे हैं वहाँ पर कुपोषण की समस्या इन्हें लग रही है, कैसे, किस तरह का पोषण की आवश्यकता है, आहार की आवश्यकता? एक प्रश्न और है जी। देखिए, जो मनोज जी, एक सवाल और है महेश जी का। बकरियों को कौन से महीने में ज्ञापन करवाना चाहिए? चलिए बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर मनोज जी जानना चाह रहे हैं कि बकरियों को कौन से महीने में ज्ञापन कराना चाहिए, जैसे कि अभी आप हमें इस बारे में भी जानकारी दे ही रहे हैं। जी हाँ। तो सबसे पहले तो हम एक कुपोषण के ऊपर लेते हैं जी। एक्चुअली इसमें 2 तरह की समस्या है। एक तो जो किसान भाई हैं वो क्या करते हैं कि जो उनके अच्छे नर होते हैं तो उनको जो है ईद पर बेचने के लिए उनको 2 से 3 माह की उम्र में उनको वे बधियाकरण, कास्ट्रेट करा देते हैं। और जो निम्न गुणवत्ता बकरे बचते हैं उन्हें ये प्रजनक बकरों के रूप में पालते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे बकरे, ऐसे प्रजनक नर हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी निम्न गुणवत्ता प्रवाहित करते हैं, यानी कि जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो पीढ़ी दर पीढ़ी गिरेगा ही। एक बात। दूसरी बात क्या है कि जो बकरियों को ज्ञापन कराने का जो सर्वाधिक उपयुक्त जो माह है वो 15 अप्रैल से लेके और मई जून, और ये 15 सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक,
जी। ऐसा करने पर बकरी जो है अक्टूबर, नवंबर और फरवरी, मार्च में बच्चे देती हैं। जी। इस समय जो बच्चे पैदा होते हैं वो सम वातावरण की वजह से उनमें मृत्यु दर बहुत कम रहती है, साथ ही साथ उनका ग्रोथ रेट भी ज्यादा रहता है। जी। साथ ही साथ इस ब्याई हुई बकरियों का दूध भी अधिक होता है और उनका दुग्ध काल भी ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कुछ बकरियां 10 से 15% वो जैसे वर्षा ऋतु में भी गर्मी के लक्षण देती हैं और अज्ञानतावश किसान भाई उनको गर्भित करा देते हैं। जी। ऐसी बकरियां दिसंबर और जनवरी के महीने में बच्चे देती हैं, तो किसानों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि इतनी ठंड से नवजात बच्चों, खास तौर से जो 2, 3, 4 के रूप में पैदा हुए हैं, जिनका बर्थ वेट बहुत कम होता है, उनकी ठीक से व्यवस्था कर सकें। ये एक बड़ी समस्या यानी हम मान सकते हैं जो आती है अगर सही समय पर जो बकरियां हैं वो गर्भ धारण नहीं करती, किस तरह की समस्या देखिए आ जाती हैं। और आपको लगता है कहीं ना कहीं जो खर्च है आपका वो बढ़ने लगेगा अगर ज़रा सी भी दिक्कत वहाँ पर होती है। इसलिए ज़रूरी यही कि जो पूरी जानकारी आपके पास हो और एक उचित प्रबंधन अगर आप अपनाएंगे तो और ज़्यादा मुनाफा आपको बकरी पालन क्षेत्र में मिल सकेगा। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन और इसके साथ ही बकरियों के प्रजनन और प्रबंधन के बारे में। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हरियाणा से। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब, अगर ये मैं डीडी किसान देख रहा था जी। जी योगेंद्र जी। हाँ जी, ये साहिवाल के बारे में बता रहे थे जी। अपना सवाल आप कर सकते हैं। हाँ जी जी। अगर कोई डेयरी करना तो गवर्नमेंट मदद करेगी। योगेंद्र जी, आपकी आवाज़ हमारे पास तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगा अगर आप अपना सवाल एक बार दोहरा दें। डॉक्टर साहब, मैं डीडी किसान देख रहा था जी प्रोग्राम जी। ये साहिवाल के बारे में साहिवाल गाय जी। साहिवाल गाय के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बिल्कुल। कैथल हरियाणा से जुड़े हैं डॉक्टर भूषण और जानना चाह रहे हैं साहिवाल के बारे में। डेयरी खोलना चाहते हैं। योगेंद्र जी, आपका सवाल साहिवाल से संबंधित है। तो साहिवाल जो नस्ल है हमारे पंजाब की नस्ल है। आपके हरियाणा में भी इस नस्ल के काफ़ी पशु हैं। तो साहिवाल का सबसे पहले कि साहिवाल का सीमन कहाँ से मिलेगा, अगर आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो साहिवाल के सीमन की उपलब्धता आपके सीमन स्टेशन पे भी उपलब्ध है, जो जगाधरी में है, गुड़गांव में जो सीमन स्टेशन है आपका, वहाँ पर इस नस्ल का सीमन उपलब्ध है। साथ ही साथ पंजाब में इसकी अच्छे नस्ल के पशु हैं। काफ़ी किसान इस नस्ल से जुड़े हुए हैं, इसका संरक्षण भी कर रहे हैं, इसका संवर्धन भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे दूध उत्पादन के लिए यह नस्ल जानी भी जाती है। हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत इस नस्ल को प्रमोट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में, जैसा आप जानते होंगे, किसान भाई जानते होंगे कि हमारे देश में 4 जो नस्लें हैं वो दूध के लिए जानी जाती है, जिसमें साहिवाल है, राठी है, रेड सिंधी है और गिर है। तो ये नस्लें बहुत ज़्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है, इसलिए इनको प्रमोट करना, इनको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, जिससे किसान की आमदनी भी ज़्यादा हो
और हम दूध की उत्पादन और उत्पादकता भी बनाए रखें, क्योंकि हमारे देश में जो अब ग्रोथ रेट है दूध का, वो ग्रोथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। 6.1% से हमारी ग्रोथ रेट 6.4% से हमारा दूध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें इन नस्लों पर जोर देना होगा। योगेंद्र जी से मेरा आग्रह है कि इसकी नस्ल की गाय को जरूर रखें वो, क्योंकि साहिवाल को हरियाणा में भी रखा जा सकता है, पंजाब में भी रखा जा सकता है और राजस्थान में भी रखा जा सकता है। तो इस नस्ल को वो जरूर रखें। यह नस्ल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा दूध देने के लिए भी जानी जाती है जी। और साथ ही अगर आप डेयरी की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए जो अलग अलग राज्यों में योजनाएं भी चल रही हैं, जहां पर आपको आर्थिक मदद यानी अनुदान के तहत आपको और मदद मिल सकती है। तो ये बेहद ज़रूरी कि सारी जानकारी जो हमारे किसान हैं, पशुपालक हैं, उनके पास हो। साथ ही यहाँ डॉक्टर मनोज, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि अगर हमारे किसान जिनके पास जो हरा चारा उपलब्ध है, अक्सर हम देखते हैं कि ज्वार, बाजरा, मक्का, ये तमाम हरे चारे के जो विकल्प रहते हैं, इसके अलावा उन्हें किस तरह का आहार की आवश्यकता है? ये नहीं कि सिर्फ हम इन्हीं को लगातार बकरियों को दें। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन इसी के साथ में मैं दो बातें जो इससे जुड़ी हुई हैं वो और जोड़ना चाहता हूं कि किसान भाई, एक तो जो बकरी पालक हैं खास तौर से, वो क्योंकि बकरा और बकरी अक्सर जंगल में साथ साथ चरते हैं, तो जैसे कई बार बकरी की उम्र और अवस्था परिपक्व नहीं होती है, जैसे जो कि छोटे आकार की बकरी हैं, जैसे ब्लैक बंगाल, तो जब तक कि ये 7 माह की न हो जाए और इसका वजन शारीरिक भार 7 किलो का न हो, इसे गर्भित न कराएं। ऐसे जो मध्यम आकार की, जैसे कि बर्बरी, ओस्मानाबादी, संगमनेरी, ये जो नस्लें हैं, जब तक 10 माह की न हो जाए और इनका वजन 16 किलो से अधिक न हो, इन्हें गर्भित न कराएं। इसी प्रकार जो बड़े आकार की नस्लें हैं, जैसे जमुनापारी, बीटल, झकराना, सिरोही, ये जब तक 12 महीने की न हो जाए और इनका वजन 20 किलो का न हो, तब तक इन्हें गर्भित न कराएं। ऐसा न करने से क्या है कि एक तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनका शारीरिक भार बहुत कम होता है, फिर उनकी बढ़वार दर बहुत कम रहती है। साथ ही साथ जो आपने पोषण की बात की, तो सबसे ज्यादा जो बकरियों के लिए आवश्यक आहार की, संतुलित आहार की जरूरत होती है, पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, वो होती है उनकी एडवांस प्रेग्नेंट स्टेज, जो कि इस समय बकरियों की चल रही है, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद बकरियों का ब्यात शुरू हो जाएगा। तो इस समय उन्हें शरीर के रख रखाव यानी मेंटेनेंस के अलावा उन्हें रिप्रोडक्शन आहार भी देना चाहिए। तो जो छोटे आकार की बकरी हैं, उन्हें कम से कम 250 से 300 ग्राम कंसंट्रेट राशन, जो मध्यम आकार की हैं उन्हें 400 ग्राम और बड़े आकार की हैं उन्हें 600 ग्राम देना चाहिए। तो जो संतुलित आहार है उसमें जो सूखा भूसा है, हरा चारा है और जो दाना है, जो रातब है जिसे बोलते हैं, वो होना चाहिए। चलिए, सवाल पर दोबारा हम लौटेंगे डॉक्टर मनोज। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवशंकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार। सवाल पूछ सकते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर, मैं बोकारो से सर मैं बोल रहा हूँ, बोकारो से बोल रहा हूँ, झारखंड से। जी सर, मैं गाय के सर मैं जानकारी सर चाहता हूँ लेने के लिए। आप देसी गाय लेना चाह रहे हैं? जी सर, गाय का सर जानकारी लेना चाहते हैं सर। गाय का सर हम चाहते हैं कि कर रहे हैं पशुपालन। गाय का सर हम चाहते हैं सर करने की सर पशुपालन। चलिए, बिल्कुल, ये पशुपालन क्षेत्र में और आगे आना चाहते हैं, देसी गाय पालना चाहते हैं। डॉक्टर भूषण, क्या आप इनको सुझाव देंगे? झारखंड बोकारो से जुड़े हैं। शिवशंकर जी, आपके प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं चल रही होंगी जिसके तहत आप जुड़ सकते हैं, जिसके तहत आपको जो आपके पास का नेशनलाइज्ड बैंक होगा उससे ऋण मिल सकता है और आप गाय को खरीद सकते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि आप किस नस्ल की गाय को खरीदें। अगर आप देशी नस्ल की गायों का उत्पादन करना चाहते हैं या उनके दूध का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको साहिवाल खरीद लेनी चाहिए या रेड सिंधी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि रेड सिंधी भी काफ़ी पॉपुलर है बिहार और झारखंड जिलों में। दूसरी नस्ल है गिर नस्ल, जो कि गुजरात की है, वो नस्ल को भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास में थारपारकर नस्ल भी है जो राजस्थान की नस्ल है, उस नस्ल के पशु भी आप अपने यहाँ रख सकते हैं।
साथ ही साथ आप दूध का जब उत्पादन करेंगे तो आपको डेयरी कोऑपरेटिव की तरफ भी देखना होगा, क्योंकि आपको मार्केटिंग करनी होगी दूध की। मार्केटिंग करने के लिए आपके प्रदेश में डेयरी कोऑपरेटिव है कि नहीं, कि आप किस तरह से अपने दूध को दे सकते हैं। तो आपके पास में शायद डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, जो झारखंड स्टेट का मिल्क यूनियन है उसकी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी आपके आसपास में, उसको आप अपना दूध बेच सकते हैं, वह अच्छे दाम में दूध खरीदती है। तीसरी बात होती है कि आप कृत्रिम गर्भाधान कैसे कराएंगे। तो यहाँ झारखंड स्टेट लाइफ स्टॉक एजेंसी है, JSIA, ये एजेंसी कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य का प्रबंध करती है, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए AI टेक्नीशियन का प्रावधान करती है। यहाँ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी है जिसके AI टेक्नीशियंस उस क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी सलाह आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप वेटनरी डॉक्टर जो आपके नज़दीक के होंगे उनसे सलाह ले लें नस्ल को खरीदते वक्त, क्योंकि मैं हमेशा पशुपालकों को ये कहता हूँ कि आप पहले या दूसरे ब्यात की गाय या भैंस को खरीदें, जिससे कि आपको मैक्सिमम फायदा हो। अगर आप उससे बाद के ब्यात की गाय या भैंस खरीदेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। दूसरी बात मैं हमेशा पशुपालकों को कहना चाहता हूं कि ये भी देख ले कि पशु किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। किसी वेटनरी डॉक्टर की सलाह जरूर ले ले खरीदते वक्त, उसको दिखा भी ले कि भाई देख लीजिए मेरा पशु कैसा है, उसके थनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थन छू करके देखे, दूध निकाल करके देखे, और कम से कम 3 बार दूध निकाल के देखे। यानी अगर आप जिससे पशु खरीद रहे हैं उसके घर पर शाम को गए तो शाम का दूध निकाले, अगले दिन सुबह का दूध निकाले, फिर जाते वक्त जब जाए तो तीसरी बार दूध शाम का भी निकाल कर देखें, नाप कर देखें कि दूध सही देती है कि नहीं, किसी थन में तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी से तो ग्रसित नहीं है, इसकी उम्र कितनी होगी। क्योंकि बहुत से पशुपालक जो होते हैं अपने पशुओं को बेचने के लिए बड़ी चालाकियां भी कर देते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको सावधानी रखनी होगी। और ये सारी जानकारी देखिए आपको पोर्टल पर भी मिल सकती है, इसलिए जरूरी यही कि आप पूरी जानकारी रखें। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। मध्य प्रदेश से हमारे दर्शक जुड़े हैं जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर हम ये पूछ रहे हैं कि हम जो गाय पालना चाहते हैं तो कौन सी नस्ल की हमें गाय अच्छी है, और गाय का वो बताइए नाम वगैरह किसे और कहाँ से खरीदा जाए। जी देखिए भूषण जी, अब तो भगवान जी भी जानना चाह रहे हैं कि कौन सी जो गाय है वो खरीदनी चाहिए, कौन सी नस्ल इनको लेनी होगी। भगवान सिंह जी, आप मध्य प्रदेश से हैं, तो आपके लिए जो नस्ल सबसे बढ़िया होगी, मेरी सलाह ये होगी कि आप गिर नस्ल की गाय को रखें। गिर नस्ल की गाय मध्य प्रदेश में अब काफ़ी ज़्यादा प्रमोट की जा रही है, देशी नस्ल की गाय जी। और साहिवाल नस्ल तो अपने आप में जानी ही जाती है अच्छे दूध के लिए, साहिवाल नस्ल की गाय भी आप रख सकते हैं। थारपारकर नस्ल की गाय जो राजस्थान की है आपके प्रदेश में भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देगी। थारपारकर हर जगह पर बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देती है, तो थारपारकर नस्ल की गाय को भी आप रख सकते हैं। दूसरी 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखें गाय को खरीदते वक्त, जो मैंने पहले भी बताया था कि उसकी उम्र को जरूर देख लें, कौन से ब्यात की है वो देख लें, पशु को कोई बीमारी है कि नहीं वो भी देख लें, और ये जानकारी जब आपको पूरी तरह से हो जाए तब गाय को खरीदने की तरफ आगे बढ़े। और अगर आप दूध उत्पादन के लिए, बहुत ज्यादा दूध उत्पादन के लिए आप सोच रहे हैं, तो आप अच्छी नस्ल की देशी गाय को रख सकते हैं। चलिए बिल्कुल। साथ ही यहाँ डॉक्टर मनोज आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब बकरी पालन के हम बात कर रहे हैं, प्रबंधन की भी वहाँ बात हो रही है, कैसे इसके ज़रिए, इस क्षेत्र के ज़रिए हमारे जो किसान हैं जो इससे जुड़ते हैं वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर प्रबंधन बेहतर ढंग से करेंगे तो शायद और ज़्यादा मुनाफा वो ले सकेंगे। देखिए जो प्रबंधन है उसमें बकरी पालन को लेके 4-5 मुख्य बिंदु हैं। एक तो जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो अपना जो फाउंडेशन स्टॉक है, यानी कि जो शुरू में जिनके द्वारा उन्हें जानवर बढ़ाने हैं वो उच्च गुणवत्ता के और शुद्ध नस्ल के होने चाहिए। यानी कि नस्ल शुद्ध होने के साथ साथ वो उच्च गुणवत्ता के भी हों। दूसरी बात क्या है कि हमेशा जो या तो हम वैक्सीनेटेड ही जानवर खरीदें, जो खास तौर से जो हाईली इन्फेक्शियस डिजीजें हैं जैसे PPR, FMD, ET, तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम जहां से जानवर लाएं उन्हें 15-20 दिन पहले हम उन्हें वैक्सीनेट कर दें, फिर उठाएं, या लाने के बाद उन्हें अलग से रखें। जैसे अब तो हर कोई क्वारंटाइन के बारे में जान गया है, पहले उन्हें अलग से रखें, फिर अपने मुख्य झुंड में मिलाएं। तीसरी बात यह है कि जो उनकी आवास व्यवस्था है, कि जो छोटे बच्चे हैं, जो दूध देने वाली बकरियां हैं, जो बड़े बकरे हैं, उन सब के लिए अलग अलग आवास व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत सारी बीमारियों के ग्राहक होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, जबकि बड़ी बकरियां हैं वो उनके लिए रेजिस्टेंट होती हैं। और जो आहार व्यवस्था है, तो जो
नवजात बच्चे हैं, एक तो उन पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जी, नवजात के बारे में डॉक्टर मनोज और आपसे मैं विस्तार से जानकारी लूंगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं जितेंद्र जी? हाँ जी सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर बोलिए। आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर। सर हम सबसे पूछना चाह रहे हैं जी कि मध्य प्रदेश में कौन सी बकरी पालन की जा सकती है सर, मालवा क्षेत्र में? चलिए, बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जितेंद्र जी जानना चाह रहे हैं मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कौन सी नस्ल की जो बकरी है वो अच्छी रहेगी? देखिए, मध्य प्रदेश में जो हमारे बहुत सारे जो किसान भाई हैं जो हमसे जुड़े हुए भी हैं जी, तो वहां पर बर्बरी, सिरोही, जमुनापारी और जो है 3 तो मुख्य तौर पर हम मान ही सकते हैं। जी, मतलब बर्बरी, जमुनापारी, झकराना, सिरोही, ये सभी नस्लों के फार्म वहां पे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं जी। बस जैसा कि अभी डॉक्टर भूषण साहब बता रहे थे कि हम शुद्ध नस्ल के, उच्च गुणवत्ता के और बीमारी रहित जानवरों को साथ ही फार्म अपना स्टार्ट करें। जी जी, बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी। साथ ही यहाँ डॉक्टर मनोज, आप बता रहे थे हमें जो खासतौर से नवजात होते हैं उनकी किस तरीके से देखभाल हमें करनी चाहिए? देखिए, जो नवजात बच्चे हैं उनकी देखरेख शुरू हो जाती है जब बकरियां एडवांस प्रेगनेंसी स्टेज में होती हैं तो उस समय उचित भरण पोषण बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं वहां पे उनको कोशिश करनी चाहिए कि 15 से 20 मिनट के अंदर जो उनका पहला दूध होता है, जिसे खीस बोलते हैं जी, वो को पिलाया जाए और आरंभ के 4-5 दिनों में जो खीस और दूध है उसे दिन में 3 या 4 बार पिलाया जाए। यानी कि ये अपने जो बच्चा है उसके शरीर भार का 10% होना चाहिए। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि जब बकरियों के बच्चे 2 या 3 या 4 के रूप में पैदा होते हैं तो बहुत कमजोर होते हैं और अपने आप से दूध नहीं पी पाते हैं। तो ऐसे बकरी पालकों को उन्हें पकड़कर थन के पास ले जाकर दूध पिलाना चाहिए जी। और बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी दूध को सकल कर जाते हैं, कुछ धीरे धीरे करते हैं, तो जो ज्यादा पीने से उन्हें दस्त हो जाता है। तो हम इस बात का भी ध्यान रखें कि वो बहुत ज्यादा दूध न पिए और वो कम दूध भी न पी पाए। चलिए, बिल्कुल, तो इन तमाम बातों का हमारे जो बकरी पालक हैं उन्हें ख्याल रखना होगा कि किस तरीके की अवस्था रहती है जो नवजात हैं उनकी, और उनके पोषण पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना होगा। उनके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अगर हमें बरकरार रखनी है तो शुरू का जो बिल्कुल दूध जिसको खीस नाम से हम जानते हैं इसको पिलाना बेहद ज़रूरी, जिससे आगे चलकर और ज़्यादा मुनाफा आपको इस क्षेत्र में मिल सके। फिलहाल जानकारी का सफ़र आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हेलो किसान में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी।
शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन और इसके साथ ही बकरियों के प्रजनन एवं प्रबंधन के बारे में। दोनों विषय से संबंधित अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर हमारा लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ डॉक्टर भूषण आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि अलग अलग विकल्प अब हमारे पास हैं, पोर्टल हमारे पास है, यहाँ पर हम अगर हमें खरीदारी करनी है देसी नस्लों की तो उनका चयन कर सकते हैं। उसके साथ कुछ और सवाल हैं वो आपसे हम जानेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिलहाल फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, ये दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं इनसे बातचीत करने की। आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी सर। जी अभय जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। पूछ सकता हूँ सर। हमने बकरियां रखी हैं जी, मैं उनके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाह रहे हैं? तो सर, उन बकरियों को हम क्या खिलाएं जो उनके शरीर के लिए, उनके शरीर को ज्यादा पौष्टिक आहार मिल सके, क्या खिलाएं? यानी जो उनके शरीर का वजन है वो बढ़ सके, ये आप जानना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर मनोज अभय जी हमारे साथ जुड़े हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से और जानना चाह रहे हैं कि जो आहार है उसमें ऐसा क्या कुछ हम मिश्रण करें जिससे जो बकरियां हैं उनका शरीर अच्छा हो सके, उनका वजन बढ़ सके। देखिए, एक तो ये जो प्रबंधन का जो मैं पहले चर्चा कर रहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे कि 2 महीने के 3 महीने के जी, उन बच्चों को बड़े बकरियों से अलग रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंडोपैरासाइट्स हैं, अंतर परजीवी हैं, जिनके जो बड़ी बकरियां हैं, वयस्क बकरियां हैं, वो तो उनके लिए रेजिस्टेंट होती हैं, लेकिन छोटे बच्चे ससेप्टिबल हो जाते हैं। तो उनको क्या होता है कि फिर उनकी जो इंटेस्टाइन है वो बहुत सारे आहार को पचा नहीं पाती जी, तो आगे चल के कभी भी ढंग से विकसित नहीं हो पाते। तो पहली तो ये प्रबंधन में ये आता है कि छोटे बच्चों का बाड़ा वो बड़ी बकरियों से अलग हो और छोटे बच्चों को बड़ी बकरियों के बाड़े में हेर फेर अदल बदल न करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो आहार है वो उसमें ऊर्जा जो प्रोटीन है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे हम जो गेहूं की खली है, मक्का है, इसके साथ साथ जो मूंगफली की खल वगैरह ये जरूर दें। तो यानी जो उनका शरीर भार है उसका 2.5 से 3% कंसंट्रेट राशन के रूप में हम उनको दें जी। ऐसा करने पर उनका जो शरीर भार है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा जी। साथ ही साथ ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि अगर जहां आप रखे हुए हैं वहां बहुत ओवर क्राउडिंग है या किन्हीं कारणों से बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं जी, तब भी उनका शरीर भार ठीक ढंग से नहीं बढ़ेगा जी। बिल्कुल। अन्यथा अगर बकरियों को साफ तरीके से रखा जाए और संतुलित आहार दिया जाए तो जो छोटे आकार की बकरी है वो 1 साल में 20 किलो, मध्यम आकार की 30 से 35 किलो और बड़े आकार की 40 से 45 किलो की हो जाती है जी। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो शारीरिक भार है आप उसको बढ़ा सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर भूषण आपसे हम जानना चाह रहे थे, जो जिक्र आपने किया कि जो पशु है उनको यूनिक आईडी नंबर की हम बात कर रहे हैं, यूआईडी की बात कर रहे हैं, और इसके ज़रिए क्या फ़ायदे एक पशुपालक को मिल सकते हैं अगर उनके पास यूआईडी नंबर अगर रहता है अपने पशु का? जी जी। देखिए, पशुपालक अगर यूआईडी करवाते हैं, अपने पशु को आइडेंटिफाई करवाते हैं जी, तो जिसे हम पशु आधार बोल रहे हैं, तो उसके तहत एक पशु का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उनको मिल जाता है जी। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये हमारे सिस्टम पर भी अपलोड हो जाता है जी। तो अपलोड होने के बाद में मान लीजिए कृत्रिम गर्भाधान उस पशु का किया जाता है, उसी नंबर के पशु का कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, उसमें किस नस्ल का सीमन डाला गया और उस बुल का क्या
नंबर है वो लिखा जाता है जी। साथ ही साथ उस किसान को ये एसएमएस भी प्राप्त होते हैं कि आपकी गाय का कब कृत्रिम गर्भाधान हुआ था, और अगर वो हीट पर नहीं आई 21 दिन के बाद तो उसे फिर से दोबारा से कृत्रिम गर्भाधान करवाना है। अगर वो हीट में आ गई है तो दोबारा से उसका कृत्रिम गर्भाधान कराना है। अगर वो हीट में नहीं आई तो मान लिया जाएगा कि एनिमल प्रेग्नेंट है। उसका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस भी 3 माह के बाद में किया जाएगा और उसकी सूचना भी हमारे सिस्टम पर अपलोड कर ली जाएगी, जिसे हम इनाफ पोर्टल बोल रहे हैं जी। बिल्कुल, तो इनाफ पोर्टल पर वो सूचना भी उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ पशुओं को जब हम इनका सवाल मैं जल्दी से शामिल कर लेता हूँ। तरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं अजमेर राजस्थान से। तरुण जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? तरुण जी आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी सर। जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो सर। जी सुन पा रहे हैं आपको। जी सर मैं गाय का पालन करता हूँ सर। 2 गायें हैं, लेकिन सर उनके दूध में सर फैट की मात्रा सर बहुत कम आती है सर, क्योंकि हमारा जो दूध है सर फैट पे जाता है सर। तो गाय के अंदर सर फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए सर क्या करें? और अगर कोई अच्छी नस्ल की सर अगर गाय खरीदना चाहते हैं सर, वो कौन सी नस्ल की गाय सही रहेगी सर? चलिए अभी कौन सी नस्ल की गाय है आपके पास? तरुण जी। जी सर। अभी कौन सी नस्ल की गाय हैं आपके पास? जी सर देसी नस्ल की गाय है सर। चलिए देसी नस्ल की गाय हैं, अच्छी बात है ये। और ये चाहते हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा जो है दूध में बढ़ाई जा सके, क्या कुछ इन्हें करना होगा? देखिए दूध में अगर वसा की मात्रा ये बढ़ाना चाहते हैं, फैट की मात्रा ये बढ़ाना चाहते हैं, तो देसी नस्ल में फैट ज़्यादा होती है, जो क्रॉस ब्रेड एनिमल्स है उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनके पास में जो नस्ल है वो मेरा ख्याल है या तो गिर नस्ल होगी, जो देशी नस्ल ये रख रहे हैं, क्योंकि अजमेर के आसपास में गिर नस्ल के पशु काफ़ी ज़्यादा है जी। तो गिर नस्ल में 4% के आसपास में फैट, 4.5% के आसपास में फैट होती है, जबकि विदेशी नस्लों में 3% से 3.5% और कभी कभी 4% के आसपास भी फैट हो सकती है जी। तो अब पशुओं में वसा बढ़ाने के लिए, दूध में वसा बढ़ाने के लिए क्या करें? वसा बढ़ाने के लिए इन्हें पशु का जो आहार है वो देखना होगा कि संतुलित है कि नहीं, उसे ठीक मात्रा में हम कंसंट्रेट खिला रहे हैं कि नहीं। तो एक फार्मूला मैं हमेशा अपने किसान भाइयों को बताता हूं कि 2.5 किलो अगर पशु उनका दूध दे रहा है तो उसे 1 किलो दाना देना होगा। दाने का मतलब उसमें सारी चीजें, यानी खल है, चूरी है, चोकर है और साथ ही साथ कुछ मक्का है या दली हुई मक्का है या दले हुए गेहूं है, तो इस तरह का एक मिक्सचर बनाकर तैयार किया जाता है। इस मिक्सचर के बारे में, संतुलित आहार के बारे में या संतुलित दाने के बारे में हमारे पशुपालक जो नज़दीक का हमारा पशु चिकित्सालय, उसके चिकित्सक से संपर्क करके ये दाने में किस किस मात्रा में उनको खल मिलानी है, किस मात्रा में उनको चूरी मिलानी है, चने की चूरी मिलानी है, किस मात्रा में उनको दला हुआ गेहूं मिलाना है, दली हुई मक्का मिलानी है, और थोड़ा सा नमक और मिनरल मिक्सचर, ये सब चीजें अगर वो देंगे अपने पशु को तो वसा ठीक मात्रा में उनके पशु के दूध में होगी। और वसा बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि कैल्शियम भी दिया जाए जी। तो कैल्शियम का सिरप बाजार में मिलता है, दूसरे पदार्थ या पाउडर मिलते हैं, कैल्शियम के पाउडर बाजार में मिलते हैं। तो इस तरह के लिक्विड आप ले सकते हैं कैल्शियम, या कैल्शियम का पाउडर आप ले सकते हैं। तो किस मात्रा में पशु को दें, हमेशा पशुपालक पूछा करता है। तो अगर आप लिक्विड दे रहे हैं तो 50 ml सुबेरे, 50 ml शाम को, यानी 50 ml जब आप उसको सुबह चारा डालते हैं तब दें, 50 ml जब उसको चारा डालते हैं उसको दें। पिलाना कभी नहीं है पशु को। अगर आप पिलाएंगे तो हो सकता है वो उसके फेफड़े में चले जाए, श्वास नली में चली जाए, तो उसको निमोनिया हो सकता है आपके पशु को, जैसे मनुष्यों को निमोनिया हो जाता है। तो उसके चारे में ही आप उसको मिलाएंगे, पाउडर को भी उसके चारे में ही मिलाएंगे। कैल्शियम का पाउडर अगर आपने ले लिया है तो 25 ग्राम पाउडर सुबह, 25 ग्राम पाउडर शाम को, और मिनरल मिक्सचर 10-10 ग्राम, 20-20 ग्राम रोज देना है। साथ ही साथ नमक भी अपने पशु को खिलाना है, 5 से 10 ग्राम के बीच में नमक जरूर रोजाना अपने पशु को खिलाएं। इससे वसा की मात्रा भी निश्चित आएगी दूध में और दूध ज्यादा उत्पादन भी पशु करेगा। चलिए बिल्कुल, देखिए किस तरीके से अच्छा दूध उत्पादन आपको मिल सकेगा। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर
पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार हमारे साथ जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बकरी पालन करना है मुझे जी। तो सर ये कैसे, और सर सरकारी तरफ से सर क्या लोन की सुविधा मिल पाएगी? चलिए, जानना चाह रहे हैं आपके ऋण की सुविधा क्या रहेगी और किस तरीके से अनुदान की सुविधा कुछ मिल सकती है या नहीं आपको? राकेश जी का सवाल आया है सीहोर मध्य प्रदेश से। डॉक्टर मनोज, राकेश जी जानना चाह रहे हैं कि अगर ये बकरी पालन करते हैं तो किस तरीके से जो ऋण की सुविधा है वो इनको मिल सकेगी, साथ ही साथ कुछ आर्थिक मदद यानी अनुदान की अगर हम बात करें, कैसे ये इसकी शुरुआत कर सकेंगे? देखिए, भारत सरकार की एवं राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से संचालित हो रही हैं, लेकिन ये निश्चित है कि वो ऋण प्रदान कर रही हैं। तो इसके लिए इन्हें जो अपने जिले की जो लीडिंग बैंक है वहां पर इन्हें जाना होगा और उसके लिए वो कभी कभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए ये अपना जो समीपस्थ जो केवी के है, कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि ज्ञान केंद्र है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां से बनवा सकते हैं, या हमारे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान को भी ये सूचित कर सकते हैं कि हम इन्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देंगे और उसके आधार पर ये अपने यहाँ की जो लीडिंग बैंक है उसको सबमिट करेंगे और इन्हें ऋण मिलेगा। और में सब्सिडी भी है, लेकिन वो अलग अलग, जैसे कि कभी कुछ महिला के हिसाब से, जाति के हिसाब से ये उसमें। मनोज जी, प्रशिक्षण के बाद हम मान सकते हैं सरल हो जाएगी प्रक्रिया जो ऋण की सुविधा ने लेनी है? निश्चित तौर पर, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्थान के द्वारा, जैसे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान या जो वहाँ पे उनका अपना कोई विश्वविद्यालय है, वहां से जब सर्टिफिकेट मिल जाता है तो ऋण मिलने में निश्चित तौर पर बहुत अधिक आसानी होती है। जी बिल्कुल, देखिए इतना फ़ायदा आपको मिल सकता है। प्रशिक्षण आप पहले लें और उसके बाद आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, श्वा जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं यमुना से बोल रही हूँ जी। 2 गाय पालना चाहती हूँ जी। गाय आप पालना चाह रही हैं? हाँ जी, गाय पालना चाह रहे हैं जी। और कितने साल की पालनी चाहिए जी? बिल्कुल डॉक्टर भूषण, देखिए एक महिला हमारी किसान जो जुड़ी हैं जानना चाह रही हैं, गाय पालना ये चाह रही हैं, कौन सी अच्छी नस्ल रहेगी? हरियाणा करनाल से जुड़ी हैं जी। सुषमा जी, आपके लिए जो अच्छी नस्ल होगी वो साहिवाल बहुत अच्छी नस्ल होगी, क्योंकि हरियाणा में साहिवाल नस्ल को काफ़ी किसान रखते हैं।
आपके प्रदेश में एक बहुत अच्छी नस्ल है हरियाणा नस्ल। हरियाणा नस्ल की गाय भी आप रख सकती हैं और काफ़ी अच्छा दूध देने के लिए भी हरियाणा नस्ल जानी जाती है और इसके जो मेल होते हैं वो बैल के रूप में काफ़ी कार्य के लिए हमारे पूरे देश में जाने जाते हैं। जी बिल्कुल। तो हरियाणा नस्ल, साहिवाल नस्ल आपके लिए बहुत अच्छी होगी। साहिवाल नस्ल अच्छा दूध देने के लिए जानी जाती है। हरियाणा नस्ल दोनों तरह की है, यानी दोगली नस्ल है, बहुत अच्छी नस्ल है। तो दोनों में से किसी एक नस्ल को आप चुन सकती हैं। चुनने के वक्त में जो मैंने आपको बताया उन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा कि बीमारी रहित हो, पशु को कोई बीमारी ना हो, उसके थन ठीक ठाक हो, उसकी उम्र का ध्यान रखिए, पहले या दूसरे ब्यात की हो, गाय बिल्कुल स्वस्थ हो, ऐसी हो कि देखने में भी अच्छी लगे और नस्ल के सारे फीचर्स उसमें हो। तो जब ये संतुष्टि हो आपको तभी आप अपने पशु को खरीदें। खरीदने के बाद आप लोन के द्वारा भी पशु को ले सकती हैं। राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं जिनके अंतर्गत आपको लोन मिल सकता है। आप बैंक से लोन लेकर पशु को खरीद सकती हैं। और पशु को टीका लगवाना भी बहुत जरूरी है। हम बार बार कह रहे हैं, भारत सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा है, NADCP कार्यक्रम। इसके तहत पशुओं को मुफ्त में FMD के अगेंस्ट, ब्रुसेलोसिस के अगेंस्ट टीके लगाए जा रहे हैं। तो आप जरूर इसमें शामिल हो। और इसके अंतर्गत हर पशु को चिन्हीकरण भी किया जा रहा है। जैसा मुकुल जी बता रहे थे कि हम चिन्हीकरण पे बात भी कर रहे हैं बार बार कि हम टैग दे रहे हैं हर पशु को। जिसको भी वैक्सीन लगता है उस पशु को एक टैग लगाया जाता है, उसको यूनिक ID दी जाती है। तो सुषमा जी, मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा, अपने पशुओं को टीके भी आप जरूर लगवाएं और दूसरे किसानों को भी कहें कि वे जरूर टीके लगवाएं। इस मौसम में FMD का टीका अभी लग रहा है, तो FMD के टीकाकरण में आप शामिल हो। जी बिल्कुल। और साथ ही आप करनाल से हैं तो वहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। साथ ही डॉक्टर मनोज, जानना चाहेंगे आपसे और क्या कुछ सावधानी हमारे जो बकरी पालक हैं उनको रखनी चाहिए जिससे जो मुनाफे की जब हम बात करते हैं बकरी पालन क्षेत्र से जुड़ के, वो मुनाफा बरकरार रह सके और उनकी आमदनी बढ़ सके? देखिए, इसके लिए जो मुख्य बात है कि जो बकरियां ज्यादा दूध देती हैं या ज्यादा बच्चे देती हैं उनकी जो खुराक है वो और बकरियों से ज्यादा होनी चाहिए। अक्सर किसान भाई ये करते हैं कि अगर कोई बकरी आधा लीटर दूध दे रही है या 3 लीटर दे रही है, उसे एक ही सा खान पान देते हैं, जिससे जो ज्यादा दूध देती है उसकी हेल्थ पर और प्रोडक्टिविटी पर ज्यादा नकारात्मक असर पड़ता है। दूसरा कि हमें अपने बकरियों के बच्चों का वजन बढ़ाना है और उनकी मृत्यु दर को कम करना है। इसके लिए टीकाकरण है। जो मुख्य बीमारी है जैसे PPR, ET और FMD, अक्सर जो बकरी पालक हैं वो अज्ञानतावश जो पशु चिकित्सक टीका लगाने जाते भी हैं तो वो जो जंगल में चराने के लिए ले जाते हैं और वहां पे वेट नहीं करते या उन्हें कोशिश करनी चाहिए। और कई भ्रांतियां भी हैं टीकाकरण को लेकर, कराना नहीं चाहते जो पशुपालक हैं। जी हाँ। तो जो मुख्य जो बीमारियां हैं, जैसे अभी डॉक्टर भूषण साहब भी बता रहे थे, जो ब्रुसेलोसिस है जिसके चलते बकरियों में बड़ी संख्या में मिसकैरेज या अबॉर्शन होता है। तो विशेष तौर पर यानी इन बातों का ख्याल हमें रखना होगा। जो टीकाकरण है वो हम समय से कराएं तो और ज़्यादा मुनाफा हमें बकरी पालन क्षेत्र से मिल सकेगा। फिलहाल डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय की हमारे पास कमी है, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने इतने कम समय में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर मनोज हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए थे। साथ ही डॉक्टर भूषण, मैं चाहूँगा आप भी जल्दी से हमें बताएं कि किस तरीके से और ज़्यादा फ़ायदा जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ज़रिए हमारे जो किसान हैं उनको हो सकता है। किसानों को बहुत सारी हमने प्रोजेक्ट्स इसके अंतर्गत में शुरू किए हैं, जैसे राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम जो पूरे देश में चल रहा है, जिसमें 605 जिले कवर किए जा रहे हैं। हर जिले में 500 गाँवों को हम इसमें कवर कर रहे हैं, हर गांव में 100 एनिमल को हम इसमें कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम कृत्रिम गर्भाधान फ्री ऑफ कॉस्ट किसान के घर द्वार पर दिलवा रहे हैं, अच्छे सीमन से दिलवा रहे हैं। तो इसमें सभी किसानों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा फायदा है कृत्रिम गर्भाधान करवाने से। आप कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे तो अगली नस्ल जो आपकी आएगी बहुत अच्छी आएगी, बहुत ज़्यादा दूध देने वाली आएगी। दूसरा, हमने जैसे IVF टेक्नोलॉजी को इसमें काफ़ी प्रमोट करने का हमारे प्रयास है। IVF टेक्नोलॉजी में एक ही जनरेशन में आप पूरे के पूरे पशु को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो 7 जनरेशन लगती है, यानी 21 वर्ष लगते हैं, जबकि 3 वर्ष में IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा आप अपने पशु को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी सुधार जल्दी से हो सकता है, बहुत जल्दी से हो सकता है, बहुत तेजी से हो सकता है। हम जीनोमिक सिलेक्शन को इसमें लेकर के आए हैं। DNA बेस्ड सिलेक्शन पहले विदेशों में ही होता था, हमारे देश में अब जीनोमिक चिप बनाई जा रही है, जिस जीनोमिक चिप के द्वारा हम बुल का सिलेक्शन, जो बुल के सिलेक्शन में 7 से 8 साल लगते थे, वो केवल उसके पैदा होने के साथ ही हम बता सकते हैं कि ये कितने दूध देने वाली नस्ल का
बुल है और इस बुल का हम उपयोग करेंगे अगर कृत्रिम गर्भाधान में, तो हमारे नस्ल का संवर्धन कितनी तेजी से होगा। साथ ही साथ हमने गोकुल ग्राम की स्थापना इसमें की है। हमारे जो ब्रीडिंग फार्म्स थे, बुल मदर फार्म्स थे, उनको सुदृढ़ीकरण इसके अंतर में किया है। काफ़ी नस्लों में बढ़ावा मिला है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी जिस गति से बढ़ रही है वो सभी विदेशों से ज़्यादा है। 12% की दर से हमारी प्रोडक्टिविटी पिछले 5 सालों में उम्मीद कर सकते हैं कि जो उत्पादकता है जिस तरीके जिस गति से जा रही है और अच्छी रफ्तार हमें यहाँ मिलेगी। फिलहाल डॉक्टर भूषण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाना आज आपने ना सिर्फ राष्ट्रीय गोकुल मिशन बल्कि बकरी पालन और प्रजनन संबंधित तमाम जानकारी आपने ली, और ये कोशिश है कृषि और पशुपालन जो एक दूसरे के पूरक हैं वहाँ पर और ज़्यादा आत्मनिर्भरता जो है हमें जल्दी से आ सके, जिससे जो देश की अर्थव्यवस्था है वहाँ पर और मजबूती मिले। अब चलिए कल का जो विषय रहेगा वो आपको हम जल्दी से बता देते हैं। हमारे कल के विषय रहेंगे जैविक खेती प्रबंधन और बेर व अनार की खेती। ये कल के विषय। आप जल्दी से अपने सवाल तैयार कर सकते हैं, पूरा समय आपके पास। इसके अलावा अपना कोई सवाल या सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और आखिरी विकल्प आप सभी के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो जाना आज आपने पूरी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।